नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का महा बैच ये चला रहा हूं, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन और साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराने जा रहा हूं। तो इसलिए उस सीरीज़ को अब आगे बढ़ाने का मौका आ गया है कि उस सीरीज़ को अब आगे बढ़ाया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर देखा जाए कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थ्योरीज पर पूछे जाते हैं, सिद्धांत पर पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका है। और अक्सर हम लोग करते क्या है कि स्टेटमेंट्स को रटते हैं, कि जितने भी कथन है उसको हम लोग रटने का प्रयास करते हैं। तो ये संभावना आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे कथनों को आप रट पाएंगे। हमको करना क्या, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें हमको क्या ध्यान देना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को फोकस करनी है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस विचारधारा से प्रेरित था। अगर उसकी विचारधारा मेरे दिमाग में बैठ जाती है, उसकी विचारधारा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं हम, तो उसके कथन भी याद रहेंगे लंबे समय तक एक बार पढ़ने के बाद। उसके द्वारा लिखी गई सारी की सारी किताबें भी हमारी याद रहेंगी दिमाग में हमेशा। और साथ साथ वो किस तरीके से काम करता था, क्या उसकी विचारधारा थी, अगर ये पता होगा तो उसके द्वारा जितने भी बनाए गए सिद्धांत हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज आपके दिमाग में हमेशा रन करती रहेंगी। तो रटना नहीं है, प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश किया जाए। रटने की कोशिश जो है बेकार हो जाती है। तो रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। उसी श्रृंखला में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहला नाम आपके सामने, और जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम भी, और हर साल 2 से 3 प्रश्न अकेले इस नाम से चले आते हैं, उस नाम को मैं लिखने जा रहा हूँ। और वो नाम है आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। 2 बेसिक प्रश्न या 2 कॉन्सेप्ट, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट कि हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। लेकिन अगर पूरा नाम आपसे पूछ ले तो इनका पूरा नाम जो था वो था आपका लेव सिमोनविथ वाइगोत्स्की। सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ है। सबसे बेसिक प्रश्न जो आपका वाइगोत्स्की साहब से आएगा कि पूरा नाम क्या है, तो लेव सिमोनविथ वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। और ये बिलोंग करते हैं या किस देश के हैं, तो वो रशिया से आते हैं, रूस से आते हैं। मात्र 38 साल की उम्र तक जिए, यानी कि इनका उम्र काल या जीवन काल जो था वो बड़ा कम समय का था। लेकिन इतने कम समय के भीतर भी इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, कि जिसके अंदर आज भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और आज भी इनके द्वारा पढ़ी गई किताबों पर डिस्कशन होता रहता है। तो सबसे पहले तो उनकी किताबों पे भी बात कर लिया जाए कि कौन कौन सी किताबें इनकी हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं या बनते चले आए हैं। तो सबसे पहली किताब लिख रहा हूँ इनकी, थॉट ऑफ लैंग्वेज। थॉट ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं के विचार या भाषाओं के विचार से ये किताब का नाम इनका। उसके अलावा दूसरी किताब लिख रहा हूं, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। और तीसरी किताब है थिंकिंग एंड स्पीच। याद रखने की आवश्यकता या रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। पहली चीज़ तो दिमाग में लिख लीजिएगा कि थॉट्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे भी आ रहा है, स्पीच यहाँ भी आ रही है, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो था वो सबका सब वाइगोत्स्की साहब का था। अब ध्यान देना है कि एक शब्द निकल कर के आता है रचनावाद। रचनावाद को अगर मैं वन लाइनर डेफिनेशन दूं मैं, तो वहाँ पर सीधा एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि रचनावाद क्या है। तो आप कहते हो कि जहाँ पर बच्चा कुछ सीखता है, यानी वो मनोवैज्ञानिक जो रचनावाद के सपोर्टर थे वो ये कहते थे कि बच्चा जो है वो सीखता है। अब रचनावाद में 2 बड़े नाम आते हैं, एक बड़ा नाम आता है वाइगोत्स्की का और दूसरा बड़ा नाम आता है पियाजे का। लेकिन वाइगोत्स्की और पियाजे में ये नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, थॉट ऑफ लैंग्वेज ये एक किताब थी, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट ये किताब थी, थिंकिंग एंड स्पीच ये एक किताब थी किसकी, लेव वाइगोत्स्की साहब के, जो थे कहाँ के, रशिया के। अब ध्यान देना है कि दोनों लोग, हमने क्या कहा कि 2 नाम आए। पहला नाम आया किसका, वाइगोत्स्की का, और दूसरा नाम आया किसका, पियाजे का।
ये दोनों लोग जो थे, यानी ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक जो आप देख रहे हो, ये दोनों मनोवैज्ञानिक आपको सपोर्ट करते थे। किसको? तो ये दोनों सपोर्ट करते थे रचनावाद को, यानी कि कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट दोनों का था, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या था कि बच्चा सीखता है। बस अंतर क्या था कि वाइगोत्स्की का जो रचनावाद था, तो वाइगोत्स्की का रचनावाद पूरा का पूरा मुख्य रूप से मानता था किसको? समाज को, कि बालक कैसे सीखता है। तो कहा गया कि इंटरफेरेंस करता है या उसका इंटर रिलेशन होता है सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, जब अंतः क्रिया करता है तब सीखता है। वहीं अगर आप पियाजे की अगर बात करेंगे तो पियाजे साहब का कॉन्सेप्ट क्या था? तो पियाजे साहब का कॉन्सेप्ट था कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के हिसाब से उसके अंदर परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। यानी उसके अंदर पियाजे साहब ने साफ मानने से इनकार कर दिया कि समाज का भी कोई रोल है। यानी ध्यान देना, पियाजे साहब ने सीधा कॉन्सेप्ट दिया कि ये एज मैटर करता है, कि जितनी ज़्यादा उसकी एज बढ़ेगी, बच्चे की एज जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो भाषा का विकास होगा, उतना ज़्यादा सांस्कृतिक विकास होगा, उतना ज़्यादा उसका सामाजिक विकास होगा। और वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि उम्र तो एक फैक्टर है, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास होता है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर कह दिया किसको? तो सोशल इंटरफेरेंस को, यानी सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे बड़ा फैक्टर मान लिया। अब यहाँ से क्या है कि आपके दिमाग में बैठ गया कि पियाजे साहब के हिसाब से उम्र सबसे बड़ी चीज़ है और वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से समाज सबसे बड़ी चीज़ है। तो जहाँ पर बच्चे और समाज की अंतर्क्रिया का कोई पॉजिटिव पॉइंट आएगा, वहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या? वाइगोत्स्की। और जहाँ पर भाषा के उम्र के साथ साथ बच्चे का अगर पॉजिटिव रिलेशन दिखाया जाएगा, वो स्टेटमेंट किसका होगा? तो पियाजे साहब का। जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि जहाँ पर समाज को डोमिनेट करके और उम्र को बढ़ाने, यानी समाज के बारे में निगेटिव रिलेशन अगर बनाएगा और उम्र को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की बात आएगी, तो वहाँ पर कौन आ जाएंगे? पियाजे साहब आ जाएंगे। और जहाँ पर उम्र को डोमिनेट किया जाएगा और समाज को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पर स्टेटमेंट किसका आ जाएगा? वाइगोत्स्की साहब का। यानी दिमाग में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस विचारधारा से प्रेरित है। अगर ये आप जान गए तो स्टेटमेंट्स याद रहेंगे, आपको बुक्स याद रहेंगी, उनके थॉट याद रहेंगे, उनकी थ्योरीज याद रहेंगी। यानी आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। और एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अब जो पेपर्स बन रहे हैं, अब जो पेपर दिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, वो रटने वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो रटने का कॉन्सेप्ट, और ऊपर से आप छात्राध्यापक हो चुके हो, स्टूडेंट नहीं हो, एकदम प्योर स्टूडेंट आप नहीं हो, आप स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच की कड़ी हो। यानी कि आपके अंदर स्टूडेंट वाली अनमेच्योरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन टीचर वाली एक मैच्योरिटी लेवल भी आपका पार हो जाना चाहिए। और टीचर वाली मैच्योरिटी लेवल यही कहती है कि आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको रटने पे कम ध्यान देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइगोत्स्की साहब है। यानी आज हम पियाजे साहब को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, पियाजे साहब को नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज वाइगोत्स्की साहब को पढ़ लिया जाए कि वाइगोत्स्की साहब के सिद्धांत में जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत आता है, जो सबसे मेन थ्योरी जो आती है, वो यही आती है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये जो है वाइगोत्स्की साहब का मेन कॉन्सेप्ट था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, तो मैंने इसका थ्योरी आपको बता दिया है कि थ्योरी इसकी क्या थी। तो सीधे कह दिया कि बालक जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो कैसे सीखता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, नहीं अपने अगल बगल से चीज़ों को सीखता है। उसमें एक नाम आता है या एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका MKO, जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं कि MKO क्या है। तो MKO अगर पूछा जाएगा तो MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर। यानी बालक अपने जीवन काल में जब थोड़ा सा होश संभालता है, तो बालक अपने जीवन काल में किसी न किसी व्यक्ति को खुद से श्रेष्ठ मानता है। यानी बालक अपने जीवन काल में किसी न किसी व्यक्ति को खुद से श्रेष्ठ मानता है। और ये ध्यान देना है कि ये MKO कोई भी हो सकता है। ये MKO हो सकता है शिक्षक भी हो उसका, यानी किसी न किसी टीचर को अपना आइडियल मान बैठे, या मान ले कि इस फील्ड में जो है ये माठ साहब जो हैं बड़े तेज हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उसके माता पिता भी हो सकते हैं,
कि अपने माता या पिता या दोनों को वो MKO मान सकता है, या तीसरी कंडीशन कि कोई दूसरा रिश्तेदार में हम यहाँ पर सबको रख सकते हैं कि वो अपनी बुआ को ही मान सकता है, वो अपने मौसा को भी मान सकता है, वो अपने भाई को ही मान सकता है, वो अपने नाना नानी को ही मान सकता है, यानी किसी को भी वो MKO मान सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर मान सकता है, यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा मान सकता है। और ये दिमाग में रखिएगा कि वो उन्हीं से सीखने का प्रयास करता है, उनकी तरह चलने का प्रयास करेगा, उनकी तरह बोलने का प्रयास करेगा, उनकी तरह दिखने का प्रयास करेगा, यानी एक आइडियोलॉजी सेट कर लेगा कि यह व्यक्ति जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, और मैं इनसे सीखूंगा। यानी कि बालक के अंदर अभी एक चीज़ दिमाग में चल रही है क्या, कि मोर नॉलेजेबल अदर, कि ये जो दूसरा ज्ञानी, जो दूसरा व्यक्ति मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, और यही मानने की वजह से वो उनको कॉपी करने का प्रयास करता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आएगा, किसमें, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और मैं दिमाग में आपके बैठा देता हूँ, वो क्या है, वो है आपका ZPD। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी एक कंडीशन समझिएगा कि एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर बालक जो है वो डेवलप करना चाहता है, लेकिन वो स्वयं का प्रयास करके केवल इतना ही सीख पाता है। अब इतनी जो चीज़ें हैं, अगर उसको किसी तरीके से अस्थायी सहायता प्रदान कर दी जाए तो अस्थायी सहायता प्रदान करने की वजह से चढ़ जाता है यहाँ तक। तो ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी इन दोनों के बीच में ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसी गैप को नाम दिया गया है ZPD। यानी एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ कि कोई भी बालक है, अगर वो साइकिल चलाना चाहता है या सीखना चाहता है, तो सबसे पहले क्या कि वो अपने आप को प्रयास करेगा कि मैं सीट पर चढ़ के बैठ गया। ये बालक का स्वयं का प्रयास है, इसमें किसी दूसरे ने उसकी कोई सहायता नहीं की। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि बालक जो है वो पैडल भी मार ले, लेकिन वो गड़बड़ कहाँ हो रहा था उससे, तो वो साइकिल के हैंडल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या साइकिल को सीधे दिशा में चला नहीं पा रहा था, गिर जाता था या बैलेंस नहीं कर पाता था। अब इसके बीच में कोई आता है और उस बालक को प्रदान कर देता है क्या, तो बालक को प्रदान कर देता है अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता, अस्थायी सहायता जैसे ही प्रदान करता है तो उस बालक को तुरंत साइकिल चलाने आ जाता है धीरे धीरे। यानी दिमाग में रखिएगा कि ये वाला जो जोन था ये बालक का स्वयं का था, ये वाला जो जोन है ये मैक्सिमा है जहाँ तक बालक पहुँचना चाहता था, और बीच में जो गैप मिल रहा था वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र था कि बालक को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए। यानी विकास के समीप वो स्वयं पहुंच चुका था, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट या थोड़ा सा पुश बैक या पुल बैक कर दिया गया तो बालक जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बालक जो है वो स्वयं से साइकिल चलाने लगा, बालक जो है वो स्वयं से हॉकी खेलने लगा, बालक स्वयं से क्रिकेट खेलने लगा। अब तक क्या था कि वो बार बार बैट से प्रयास कर रहा था लेकिन गेंद पर नहीं लग रहा था, एक दो बार उसका हाथ पकड़ा करके और मार दिया गया। अब क्या है, तीसरी चौथी बार बालक स्वयं से प्रयास करने लगा। यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है कि गार्जियन द्वारा, गार्जियन कौन, तो वही MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, उसने क्या किया, अस्थायी सहायता प्रदान कर दी। अस्थायी सहायता जैसे प्रदान, ध्यान दीजिए, अस्थायी सहायता को हम लोग बोलते हैं इसके फोल्डिंग। तो जैसे इसके फोल्डिंग कर दी, पकड़ लिया किसी तरीके से, पीछे से सपोर्ट कर दिया, बस बालक जो है वो अपने मैक्सिमा पर पहुंच गया। इसी को हम लोग नाम देते हैं ZPD का। यानी इसके बीच का और इसके बीच का जो गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने नीले मार्कर से रंगा पड़ा है यहाँ पर, यही गैप जो है यही ZPD है। इसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको ध्यान देना है, सबसे पहला ध्यान देना है इसके फुल फॉर्म पर कि ZPD में P क्या है, तो P प्रॉक्सिमल है यानी समीपस्थ है।
डी क्या है तो डी इज डेवलपमेंट, जेड क्या है तो जेड इज जोन यानी क्षेत्र है, यानी इस तरीके के प्रश्न। तो दो नाम यहाँ आएंगे, याद रखिएगा, एक जेडपीडी, एक एमकेओ और एक इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या है तो इसके एमकेओ द्वारा बालक को पूर्णतः विकसित करने के लिए जो अस्थायी सहायता प्रदान की जा रही है वही क्या है, वो आपकी इसके फोल्डिंग है। बालक अपने स्तर से मैक्सिमम स्तर तक पहुंचना चाहता है तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है या क्षेत्र है वो क्या है तो जेडपीडी। जो अस्थायी सहायता यानी कि जो इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है तो वो है आपका एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये चीज़ दिमाग में आपको बैठा करके चलनी है कि एमकेओ है क्या। फिर आगे चलते हैं तो एक अंतर और मैं बता देता हूँ इनके बारे में। तो एक अंतर और आपका निकल करके आता है पियाजे और वाइगोत्स्की साहब ने। पियाजे और वाइगोत्स्की साहब में क्या अंतर निकल करके आता है तो एक अंतर निकल करके आता है कि पियाजे साहब ने कहा कि बालक जो है उसकी भाषा पहले आएगी, विचार बाद में करेगा। और इनकी बात अगर किया जाए वाइगोत्स्की साहब ने कहा तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि पहले भाषा नहीं आएगी, पहले विचार आएगा। विचार अगर आपके दिमाग में सही आता है तो उसके बाद ही बालक, यानी बालक के अंदर उन्होंने कहा कि बालक जो है वो पहले अंदर से सोचता है और सारी चीज़ें अगर सही हो रही हैं तो उस कंडीशन में बालक जो है तब जा कर के भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये चीज़ आपकी निकल करके आती है। तो ये पहली कंडीशन। फिर जब आप आओगे तो इसको मैं एक डायग्राम से डिफाइन कर देता हूँ जो इजीली समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को एक लाइन में या एक डायग्राम में डिफाइन किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की साहब को एक डायग्राम में डिफाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि सबसे ऊपर हम लोग बना लें एक, फिर एक और फिर एक। यहाँ पर नाम दिया गया, इसको बोला गया सोशल इंटरफेरेंस यानी सामाजिक अंतःक्रिया। इसको बोला गया लैंग्वेज यानी भाषा, और इसको बोला गया कल्चरल यानी सांस्कृतिक। कहा कि ये तीनों का आपस में रिलेशन है कि जब तक बालक का सोशल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जब तक बालक का सोशल इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक बालक जो है वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। और जब तक बालक का सोशल इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक बालक का सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। यानी इसको क्या नाम दिया गया तो इसको बोला गया सामाजिक अंतःक्रिया। यानी यह क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है कि बालक का समाज के साथ कोरिलेशन बनना जरूरी है, इंटरफेरेंस बनना जरूरी है। और अगर ऐसा होता है तो बालक में विकास होगा भाषा का और बालक में विकास होगा संस्कृति का। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ रहा है तो चैनल को आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उन दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि जहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। और ये चीज़ भी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्वेश्चन का सेट भी सॉल्व कराना या जो भी कराना होगा हम लोगों को, उसके पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बनना जरूरी है। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं चल सकते हो। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है, एक बार वीडियो को या पूरे सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये हम लोगों का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है कि बालक जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक उसका भाषाई विकास या तब तक उसका सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। सांस्कृतिक विकास करने के लिए या भाषा का विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है वाइगोत्स्की साहब के अनुसार, तो सामाजिक अंतःक्रिया है। अब अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का स्टेटमेंट आता है, अब इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर बुक्स पूछी जाती है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी सिद्धांत आता है, तो दिमाग में रखिएगा कि बालक का समाज के साथ पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला जो सबसे बड़ा नाम आता है मनोवैज्ञानिक के रूप में, वो वाइगोत्स्की साहब हैं। पियाजे साहब के अंदर क्या था, थॉर्नडाइक साहब के अंदर क्या था, स्किनर साहब में क्या था, तो इसी सीरीज में आपका जोड़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो उसको जानते रहिए, उसको समझते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और साथ में ये भी दिमाग में रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करनी है, कि जितने ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन या पूरा का पूरा सिलेबस कोर्स जो है वो पूरे तरीके से फ्री रखा है अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना आप पहुँचाएँ। हमारा साथ आप लगातार दे रहे हैं, ये देखने को ही मिल रहा है।
तो हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। एक बार हमारा साथ देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।